नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल। रग रग में खबर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आमजन तो छोड़िए, पुलिस भी हैरान है। यहाँ एक खूबसूरत यंग कपल ने लोगों को जवान बनाने का झांसा देकर 35 करोड़ से अधिक की ठगी को अंजाम दिया और फिर बोरिया बिस्तर समेत फरार हो गए। पूरी कहानी बॉलीवुड फिल्म से मिलती जुलती है। फिलहाल शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ कानपुर के गोविंद नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। दोनों के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल तस्वीर में दिख रहे कपल का नाम राजीव दुबे और रश्मि दुबे है। दोनों पति पत्नी और कानपुर के स्वरूप नगर निवासी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि दोनों ने साकेत नगर में एक भवन किराए पर लिया और रिवाइवल वर्ल्ड नाम से एक क्लिनिक खोला और दोनों ने बहुत ही शातिराना अंदाज से इस बात को प्रचारित किया कि इजराइल में एक मशीन बनाई गई है जिसमें थेरेपी लेने से 65 साल का बुजुर्ग भी 25 साल का जवान हो जाएगा। इस मशीन को उन्होंने टाइम मशीन का नाम बताकर खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद शुरू हुआ ठगी का खेल। लोगों को एक वीडियो दिखाकर बताया गया कि इजराइल में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया जिसमें 64 साल से अधिक उम्र के 35 लोगों को 5 दिन तक प्रेशराइज्ड चैम्बर में ऑक्सीजन थेरेपी दी गई। 3 महीने बाद जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। सभी की उम्र 25 साल की हो गई। साथ ही एक मशीन को दिखाया गया जिसकी कीमत 25 करोड़ बताई गई। इस वीडियो को दिखाकर दोनों ने शहर के बुजुर्गों को फंसाया। शिकायतकर्ता रेणु चंदेल का आरोप है कि राजीव और रश्मि ने दोनों स्कीम बताई। पहली स्कीम 6,000 रुपए की थी जिसमें 10 ऑक्सीजन बार, 1 HT वॉट, 1 हाइड्रा दी जाएगी। दूसरी स्कीम 90,000 रुपए की थी, 10 ऑक्सीजन बार, 60 HT वॉट और 3 हाइड्रा। दोनों ने अभी बताया कि आने वाले दिनों में इसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी कि 90,000 वाले स्कीम की कीमत 3 लाख से भी अधिक हो जाएगी। डिमांड इतनी बढ़ेगी कि लोग लाइन में लगे होंगे। साथ ही चैन सिस्टम के तहत अपने नीचे कस्टमर जोड़ने पर छूट और रिवॉर्ड भी मिलेगा। जवान होने के झांसे में आकर रेणु ने 150 लोगों को अपने अंडर जोड़ा और 6,000 के हिसाब से 9 लाख दिए। 3.5 लाख बिजनेस सेटअप की दी। रेणु चंदेल का कहना है कि दोनों ने करीब 35 करोड़ से अधिक की ठगी की है और वो विदेश भागने की फिराक में है। दोनों ने अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया है। अपनी शिकायत में उन्होंने पुलिस से कहा कि दोनों को विदेश भागने से रोका जाए। DCP साउथ ने बताया कि शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया जाएगा। यह खबर थी उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के कानपुर से। रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है कि किस तरह से झांसे में लेकर एक यंग कपल ने कितने बुजुर्गों को लूटा है। 35 करोड़ रुपए की लूट का ये ठगी का अंदाजा लगाया जा रहा है और फिलहाल ये दोनों जो हैं वो फरार हैं और विदेश भागने की जुगत में हैं। छानबीन और पुलिस कार्रवाई जारी है। रेड नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने आप को इन सब चीजों से परहेज में रखें। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल। न्यूज ट्रायल रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। न्यूज ट्रायल का आज का ये स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं उत्कर्ष कुमार, पटना बिहार से न्यूज ट्रायल के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बढ़ते हैं देश से आगे दुनिया की खबर की ओर और सबसे बड़ी खबर दुनिया से जुड़ी हुई और बीते कुछ एक हफ्तों में सबसे महत्वपूर्ण खबर भी है। अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात करें तो इजराइल पर हमले के बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने 5 साल बाद अपना पहला उपदेश देने के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर आए। इस दौरान खामेनेई इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के बाद ईरान की आगे की योजनाओं पर चर्चा करते हुए भी नजर आए और खामेनेई का ये उपदेश लगभग 5 सालों में पहला खुतबा था। 7 अक्टूबर को ईरान समर्थित समूह हमास के इजराइल पर हमले के 1 साल पूरे होने के 3 दिन पहले सार्वजनिक जुमे की नमाज अदा की जाएगी। खामेनेई ने आखिरी बार जनवरी 2020 में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व किया था जब ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी थी। यह हमला ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सोलेमानी की हत्या के बाद किया गया था।
आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सर्वोच्च नेता मध्य तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में नमाज का नेतृत्व करते नजर आए। यह प्रार्थना ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के मारे गए नेता हसन नसरल्लाह की याद में हो रहे समारोह के बाद हुई। खामनेई ने नसरल्लाह के लिए ईरान में सार्वजनिक शोक की घोषणा की थी और बुधवार को कहा कि हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत कोई छोटी बात नहीं है। खामनेई से जुड़े ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि सितंबर में बेरूत में किए गए हमले में गार्ड्स कमांडर अब्बास नील फॉरुशन के साथ नसरल्लाह और जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या का जवाब देने के लिए इजराइल पर हमला किया गया था। इस दौरान ईरानी मीडिया ने बताया कि गुरुवार को तेहरान में गाजा और लेबनान में इजराइल के हमलों के विरोध करने के लिए तेहरान में पूर्व अमेरिकी दूतावास भवन के बाहर हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे लहराते हुए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। हमास, हिजबुल्लाह और मिडिल ईस्ट के दूसरे सशस्त्र समूह ईरान के साथ गठबंधन वाली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जो इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका का विरोध करते हैं। जानकारों ने कहा है कि ईरान का मिसाइल हमला तेहरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर हुए हमले का जवाब देने के लिए था। ईरान ने कहा कि हमला आत्मरक्षा में किया गया था और अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ईरान ने अमेरिका को भी हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने के नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि वह ईरानी तेल साइटों पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी मसले से जुड़े अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले बीते एक साल से हमास हिजबुल्लाह के साथ जारी इजराइल के युद्ध ने इसी सप्ताह मंगलवार को नया मोड़ ले लिया था। पहली बार ईरान जैसे बड़े देश ने इजराइल पर सीधा हमला बोलते हुए 200 मिसाइलें दाग दी थी। इस हमले में इजराइल के बड़े लड़ाके को टारगेट किया गया था, बड़े इलाके को टारगेट किया गया था। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने इन मिसाइलों को आसमान में ही रोक लिया। अब इजराइल की तैयारी ईरान को जवाब देने की भी है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि कुछ ही दिनों में जोरदार हमला हो सकता है। फिलहाल इजराइल यह प्लानिंग कर रहा है कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इजराइल की ओर से ईरान पर टारगेट अटैक किए जा सकते हैं। इसके तहत इस्लामिक मुल्क के पावर स्टेशनों पर अटैक किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो ईरान के बड़े इलाके में अंधेरा छा सकता है और ऐसी स्थिति में इजराइल के हमले और तेज हो सकते हैं। यही नहीं, इजराइल की ओर से ईरान के तेल उत्पादन वाले ठिकानों पर भी अटैक की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो हालात बेहद बिगड़ सकते हैं। यह इसलिए भी क्योंकि ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि यदि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो अब हम जो हमले करेंगे उसमें उसके सभी ज़रूरी ठिकाने को टारगेट करेंगे। इस बीच इजराइल का कहना है कि यदि ईरान ने हमारे अटैक के जवाब में फिर एक्शन लिया तो फिर हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ठिकानों पर भी हमला करेंगे। इजराइल का कहना है कि हम ईरान के कुछ अन्य रणनीतिक ठिकानों को भी टारगेट कर सकते हैं। इस तरह पश्चिम एशिया में एक नया फ्रंट खुल गया है। खासतौर पर अमेरिका की ओर से अतिरिक्त सैनिक भेजने, फ्रांस की ओर से इजराइल के एक्शन को वाजिब ठहराने से तनाव और बढ़ गया है। इस जंग में अब खेमेबंदी बनती जा रही है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई का डर ईरान को पहले ही है। यही वजह है कि उसके शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खामनेई बंकर में है। आपको यहाँ पर यह बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इजराइल इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। मंगलवार रात को ईरान ने घंटे भर में पूरे इजराइल पर 200 मिसाइल दागकर सीधे युद्ध का आगाज़ कर दिया। इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खा रखी है। ईरानी हमले से इजराइल अभी उभरा भी नहीं था। लेबनान में उसे हिजबुल्लाह ने तगड़ी चोट दी है। ज़मीनी लड़ाई में इजराइल के 22 वर्षीय कैप्टन समेत 8 सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार डाला है। इजरायली सेना ने भी अपने जवानों की मौत की पुष्टि कर दी है। लेबनान में चल रही भीषण लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर बमों से हमला किया है। इससे आईडीएफ में हाहाकार मच गया। हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य रणनीति से आईडीएफ को पछाड़ने के भी दावे किए। इजरायली सेना ने कहा कि 22 साल के कैप्टन इतन इत्जाक ऑस्टर की बुधवार को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में मौत हो गई है। हालांकि आईडीएफ ने इस पर अधिक जानकारी नहीं दी। इजरायली सेना ने इसके बाद बयान दिया कि लेबनान में युद्ध अभियानों में मारे गए जवानों की संख्या 8 हो गई है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी लड़ाई में इजराइल के लिए यह बुरी खबर इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले ईरान ने घंटे भर में 200 मिसाइल दागकर इजराइल को दहला दिया था।
आईडीएफ ने पहले कहा था कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के साथ उनके सैनिकों की भीषण मुठभेड़ हो रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी सीमावर्ती गांव के निकट इजरायली सेना को विस्फोट उपकरणों से निशाना बनाया। इस हमले के लिए इजरायली सेना तैयार नहीं थी और इससे उनमें अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने आईडीएफ को चौंका दिया है। आतंकवादी समूह ने इजरायली सेना को पछाड़ने का दावा करते हुए कहा, हमने इजरायली सेना की यारून गांव में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने कहा था कि उसने इजरायली सैनिकों को उत्तर पूर्व में सीमावर्ती गांव अदयसेह में घुसने के प्रयास को विफल कर दिया था। तकरीबन 18 साल बाद ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह और इजराइल लेबनान के धरती पर आमने सामने हैं। 2006 के संग्राम में इजराइल और हिजबुल्लाह ने अपने जीत के दावे किए थे। इजराइल ने हालांकि यह जरूर कबूला था कि 2006 में वह हिजबुल्लाह को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई और बिना रणनीति के युद्ध लड़ने का फैसला गलत साबित हुआ। इसलिए इस बार इजराइल ने पहले हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ और कमांडरों को मार डाला। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक में कई लड़ाकों को अपंग कर दिया। इसके अलावा साउथ लेबनान में कई घरों को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह के हथियारों और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराने के बाद एक और बड़ा शिकार बनाया है। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने लेबनानी शिया आंदोलन हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर नबील कॉक को ढेर कर दिया। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा कि शनिवार को इजराइल की सेना ने आतंकवादी नबील कॉल को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर और केंद्रीय परिषद का सदस्य था। बयान में कहा गया कि कॉक आंदोलन के शीर्ष कमांडरों के करीब था। वह इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ हिजबुल्लाह के अभियान को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। कॉक 1980 के दशक से हिजबुल्लाह का सीनियर सदस्य था। इससे पहले वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर के रूप में काम कर चुका था। अमेरिका में 2020 में उसके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी। वहीं आईडीएफ ने कहा है कि ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले आतंकवादी तत्वों के खिलाफ किया गया है। हिजबुल्लाह ने फिलहाल आईडीएफ के दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल के सप्ताह में इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के कई सीनियर कमांडर मारे गए हैं। शुक्रवार को बेरूत में समूह का प्रमुख नेता हसन नसरल्लाह भी मारा गया था। लेबनान के विभिन्न हिस्सों में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कर मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल दागना जारी रखा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को रोक दिया गया या वे खुले क्षेत्रों में गिर गए। ईरान ने शनिवार को घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक प्रमुख जनरल की भी बेरूत हमले में मौत हुई, जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह मारा गया। जनरल अब्बास नीलफोरुशान की हत्या ईरान के लिए बड़ी क्षति है, जबकि गाजा पट्टी में लगभग 1 साल से चल रहा इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष बनने की कगार पर है। उसकी मौत से ईरान पर जवाबी कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है। हालांकि तेहरान ने हाल के महीनों में संकेत दिया है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंधों के संबंध में पश्चिम के साथ बातचीत करना चाहता है। ये जो वहाँ के ईरान का नया राष्ट्रपति है, उसने इस तरह की बात दोहराई है। हालांकि वहाँ के सर्वोच्च लीडर खमनेई ने जो है इस पर कोई खास बयान या दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करते हुए लोगों को संबोधित किया। वे 5 सालों में पहली बार जुमे की नमाज अदा करके सार्वजनिक रूप से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरब के मुसलमान देशों को ईरान का साथ देना चाहिए और मुस्लिम देशों का एक ही दुश्मन है और उसे मिलकर हराना होगा। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान की ओर से दागी गई इजराइल पर मिसाइलों को लेकर भी खमेनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले को कानूनी और वैध बताया। उन्होंने कहा, कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का अभियान पूरी तरह से कानूनी और वैध था। अपने संबोधन में आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि हम इजराइल को जवाब देने में ना तो देरी करेंगे और ना ही जल्दबाजी। खमेनी जब ईरान के लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उनके पास एक राइफल भी रखी हुई थी। उनका यह उपदेश ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों के कुछ दिन बाद आया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला कर दिया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था। इजराइल ने हमास पर गाजा पट्टी में ज़बरदस्त पलटवार किया और उसके बाद लेबनान में भी हिजबुल्लाह को निशाने पर रखा। इसी दौरान हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी मारा गया, जिसके बाद ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर पहुंच गया।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने लेबनान और फिलिस्तीन के लड़ाकों से कहा कि खून खराबे से आपकी ताकत कम नहीं होनी चाहिए। इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। इजराइल के हालिया व्यवहार से गुस्सा बढ़ रहा है और प्रतिरोध की मंशा मजबूत होती है। इजराइल हत्याओं और नागरिक हत्याओं के जरिए जीतने का दिखावा कर रहा है। खामेनेई ने अमेरिका पर भी निशाना साधा और कहा कि इजराइल की सुरक्षा को बनाए रखने पर अमेरिका का ध्यान क्षेत्र के संसाधनों को जब्त करने की उसकी नीति को छिपाने के लिए है। इस बीच इजराइल का लेबनान में हमला जारी है। बुधवार देर रात मध्य बेरूत की एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों को हिजबुल्लाह का सदस्य बताया गया है। इजराइल सितंबर के अंत से ही लेबनान के उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है जहां उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति है, लेकिन राजधानी बेरूत के मध्य क्षेत्र को शायद ही कभी निशाना बनाया गया हो। बुधवार देर रात हुए हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिसमें मध्य बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया गया। ये इमारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह की नागरिक सुरक्षा इकाई ने कहा कि उसके 7 सदस्य मारे गए हैं। यह हमला दक्षिणी लेबनान में जो है हिजबुल्लाह के साथ झड़प में कम से कम 8 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद हुआ है। ईरान और फिलिस्तीन के संबंधों की कहानी जटिल और ऐतिहासिक है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी दें। ईरान और फिलिस्तीन के संबंधों की कहानी जटिल और ऐतिहासिक है, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक पहलू शामिल हैं। ईरान एक प्रमुख शिया मुस्लिम देश है, जबकि फिलिस्तीन में अधिकांश जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। इस धार्मिक विभाजन के बावजूद ईरानों ने दशकों से फिलिस्तीन के संघर्ष में सक्रिय रूप से समर्थन किया है। इस समर्थन के पीछे मुख्य कारण इस्लामिक क्रांति, जिहादीवाद का विरोध, पश्चिमी शक्तियों का विरोध और एकता के रूप में मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने की आकांक्षा है। फिलिस्तीन और ईरान के बीच दोस्ती को समझने से पहले शिया और सुन्नी को आपको समझना ही होगा। तो अब हम अगले सेगमेंट में आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर शिया और सुन्नी का मसला क्या है। शिया और सुन्नी इस्लाम के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। यह विभाजन इस्लाम की शुरुआती राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं पर आधारित है और समय के साथ यह दोनों संप्रदायों के बीच गहरे मतभेद और विवाद का कारण बना है। इस्लाम के 2 प्रमुख संप्रदायों के बीच विभाजन की जड़ें पैगंबर की मृत्यु के बाद के समय से है। पैगंबर की मौत के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि उनके बाद इस्लामिक समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा। इस मुद्दे पर सहमति न होने के कारण शिया और सुन्नी संप्रदायों का जन्म हुआ। सुन्नी मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी का चयन मुस्लिम समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से किया जाना था। उन्होंने पैगंबर के साथ ही अबू बकर को पहला खलीफा, राजनीतिक और धार्मिक नेता चुना। सुन्नियों का मानना है कि पहला खलीफा अबू बकर से लेकर अन्य खलीफाओं को इस्लामिक समुदाय ने अपने चयन के माध्यम से चुना। उनके लिए राजनीतिक नेतृत्व का चयन इस्लामिक समाज की सहमति पर आधारित था। सुन्नी शब्द जो है वो अहले सुन्नत से आया है, जिसका मतलब पैगंबर की रीति नीति का अनुसरण करने वाले हैं। सुन्नी मुसलमान इस्लामिक कानून और परंपराओं का पालन करते हैं, जो कुरान और हदीस, पैगंबर की बातें और क्रियाएं पर आधारित है। शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके परिवार के सदस्य को नेतृत्व करना चाहिए था। विशेष रूप से वे मानते हैं कि पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली को पहला खलीफा बनना चाहिए था। शिया इस्लाम में इमाम जो धार्मिक नेता होता है, केवल पैगंबर के परिवार से चुने जाने चाहिए। शिया मानते हैं कि ये इमाम अल्लाह द्वारा चुने गए होते हैं और वे इस्लाम के सच्चे मार्गदर्शक हैं। अली को पहला इमाम माना जाता है और उनके वंशजों को इमामत की परंपरा जारी रखने वाला माना गया है। शिया शब्द शिया अली से निकला है, जिसका अर्थ है अली के समर्थक। वे अली और उनके वंशजों को पैगंबर के सच्चे उत्तराधिकारी मानते हैं। सुन्नी इस्लाम में कोई केंद्रीय धार्मिक नेतृत्व नहीं है। खलीफाओं और उलेमाओं, धार्मिक विद्वानों का महत्व है, लेकिन कोई व्यक्ति धार्मिक अधिकार का केंद्र नहीं होता। शिया इस्लाम में इमामत को महत्वपूर्ण माना जाता है। इमाम न केवल धार्मिक नेता होता है, बल्कि वह आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक भी होता है। शिया इमामों को जो है गॉड से विशेष ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होने का विश्वास रखता है। सुन्नी मुसलमान 5 स्तंभों इमाम, नमाज, रोजा, ज़कात, हज का पालन करता है, जो सभी मुसलमानों के लिए समान है।
शिया मुसलमान भी इन्हीं 5 स्तंभों का पालन करता है, लेकिन वो कुछ अन्य प्रथाओं का पालन करता है, जैसे कि आशूरा का त्योहार, करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन अली के बेटे की शहादत को भी मनाता है। करबला की लड़ाई 680 ईस्वी शिया समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन को यजीद की सेना द्वारा शहीद किया गया था। यह घटना शिया इस्लाम के लिए एक धार्मिक और भावनात्मक प्रतीक बन गई है। सुन्नी भी इस घटना को महत्व देते हैं, लेकिन उनके लिए धार्मिक रूप से उतना केंद्र में नहीं है जितना कि शिया समुदाय के लिए। सुन्नी मुसलमानों के लिए हदीस की संग्रहणीय पुस्तकें जैसे सलीह बुखारी और सहीह मुस्लिम महत्वपूर्ण है। शिया मुसलमानों के लिए भी हदीस महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अपनी विशिष्ट हदीस की पुस्तकों का पालन करते हैं जो उनके इमामों की परंपरा और शिक्षाओं पर आधारित है। अब शिया और सुन्नी के बीच विवाद के मुख्य कारण को देखते हैं। पहला तो आ जाता है राजनीतिक प्रभुत्व। इस्लामिक इतिहास में कई बार शिया और सुन्नी शासकों के बीच संघर्ष हुआ है, खासकर मध्य पूर्व में ईरान शिया और सऊदी अरब सुन्नी जैसे देशों के बीच प्रभावशाली क्षेत्रीय प्रभुत्व के कारण शिया सुन्नी विवाद गहराता गया है। धार्मिक नेतृत्व के सवाल पर भी जो है विवाद दोनों के बीच है। शिया इमामत की मान्यता पर जोर देता है, जबकि सुन्नी खलीफाओं की परंपरा को अधिक महत्व देता है। वहीं आस्था और धार्मिक परंपराएं जो हैं वो भी अलग हैं। विशेष रूप से आशूरा का शोक, करबला का महत्व और इमामों की स्थिति को लेकर मतभेद बने रहते हैं। आधुनिक समय में अगर विवाद की बात आप करें तो कई देशों के राजनीतिक संघर्षों में भी ये दिखता है। ईरान और सऊदी अरब जैसे देश शिया सुन्नी विभाजन के प्रतीक बन गए हैं और यह संघर्ष सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में भी दिखता है। शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच मतभेद ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के सवाल पर आधारित हैं। ये मतभेद केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी है। हालांकि इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं में दोनों संप्रदायों में समानता है, लेकिन नेतृत्व, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में अंतर ने दोनों को अलग अलग पहचान दी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के संबंध पश्चिमी देशों और इजराइल के साथ अच्छे थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रवा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका और इजराइल के करीब थे। फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के प्रति उनकी नीति उदासीन थी, परंतु ईरान की इस्लामिक क्रांति ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन घोषित किया और फिलिस्तीन के स्वतंत्रता के संघर्ष को धर्म का कर्तव्य बताया। यह क्रांति शिया विचारधारा से प्रेरित थी, लेकिन खुमैनी ने फिलिस्तीनी संघर्ष को शिया सुन्नी विभाजन से ऊपर रखा। उसके लिए इजराइल का विरोध और फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति इस्लामिक एकता का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं जायोनीवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध की। ईरान का फिलिस्तीन को समर्थन जायोनीवाद के विरोध का हिस्सा है। ईरान इजराइल को एक अवैध और उपनिवेशवादी देश मानता है, जो पश्चिमी शक्तियों खासकर अमेरिका के समर्थन से फल फूल रहा है। ईरान के लिए इजराइल के साथ संघर्ष सिर्फ एक भौगोलिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक वैचारिक संघर्ष भी है जो पश्चिम प्रभुत्व और संप्रदायवाद के खिलाफ है। इसलिए ईरान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है जो उनकी नज़र में इस्लाम और मध्य पूर्व की संप्रभुता के लिए खतरा है। जानीवाद यहूदी लोगों के लिए एक राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य यहूदी लोगों के लिए उनके ऐतिहासिक मातृभूमि फिलिस्तीन, वर्तमान में इजराइल में एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की स्थापना और संरक्षण था। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में हुआ, जब यहूदी लोग नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। थियोडोर हर्टजल को आधुनिक जायोनीवाद का संस्थापक माना जाता है। 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ जायोनीवाद का मुख्य लक्ष्य या कहें तो प्रमुख लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन यह आंदोलन आज भी जारी है जो यहूदी राष्ट्र के संरक्षण और विस्तार पर केंद्रित है। ईरान ने फिलिस्तीन के कई संगठनों, खासकर हमास को समर्थन दिया है। हमास एक सुन्नी संगठन है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और इजराइल का विरोध है, जो इसे ईरान के साथ जोड़ता है। इसके साथ लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का शिया संगठन, जो ईरान का करीबी सहयोगी है, उसने भी इजराइल के खिलाफ संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं कि ईरान शिया और सुन्नी
के धार्मिक विभाजन को अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों के तहत सीमित कर देता है। ईरान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जो है वो इस्लामी दुनिया में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को प्रतिस्थापित करने का प्रयास भी है। ईरान खुद को पूरे इस्लामी जगत का नेता मानता है और फिलिस्तीन का समर्थन इस्लामिक एकता को बढ़ावा देने का एक साधन है। फिलिस्तीन मुद्दा पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए भावनात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है, इसलिए दुनिया में इजराइल विरोधी रुख को अपनाकर ईरान ने कई मुसलमानों के दिलों में जगह बनाई है, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। यह नीति ईरान को पूरे इस्लामी जगत में वैधता प्रदान करती है और उसे क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करती है। हालांकि ईरान और फिलिस्तीनी नेतृत्व के बीच संबंध हमेशा से समान नहीं रहे। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यासिर अराफात जैसे नेता कभी ईरान के इस्लामी क्रांति के बाद इस्लामी क्रांति के बाद जो है समय के साथ मतभेद उत्पन्न हुए और फिलिस्तीनी नेतृत्व ने कभी कभी ईरान के बढ़ते प्रभाव से दूरी बनाने की कोशिश की है, विशेषकर जब अरब देशों और पश्चिमी देशों के बीच शांति प्रक्रिया की दिशा में वार्ता चल रही थी। लेकिन हमास जैसे संगठन जो फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी में अधिक प्रभावी है, वे ईरान के समर्थन पर निर्भर रहते हैं। ईरान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन आज भी जारी है, लेकिन क्षेत्रीय संघर्षों और भू राजनीतिक समीकरणों से प्रभावित होता रहता है। सीरिया, यमन और इराक में ईरान की भागीदारी ने इसे और अधिक विवादास्पद बना दिया है। कुछ अरब देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो ईरान के प्रतिद्वंदी हैं, वो इजराइल के साथ संबंध सुधार रहे हैं, जिससे फिलिस्तीन के मुद्दे पर विभाजन और बढ़ रहा है। इसके बावजूद ईरान फिलिस्तीन अपने रणनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है। ईरान फिलिस्तीन को और इसके लिए समर्थन जारी रखे हुए है। तो ये खबर जो थी आपको हमने काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की कि आखिर इजराइल और ईरान के बाद जो है आप रिश्ते, इनके बीच रिश्ते कैसे पहले थे, कैसे वर्तमान परिदृश्य में हो गए हैं और किस तरह से इन दोनों के बीच विवाद जो है वो बढ़ता गया और अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। आपको यहाँ पर यह बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इजराइल इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। मंगलवार रात को ईरान ने घंटे भर में पूरे इजराइल पर 200 मिसाइल दागकर सीधे युद्ध का आगाज़ कर दिया। इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खा रखी है। ईरानी हमले से इजराइल अभी उभरा भी नहीं था। लेबनान में उसे हिजबुल्लाह ने तगड़ी चोट दी है। ज़मीनी लड़ाई में इजराइल के 22 वर्षीय कैप्टन समेत 8 सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार डाला है। इजरायली सेना ने भी अपने जवानों की मौत की पुष्टि कर दी है। लेबनान में चल रही भीषण लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजरायली सेना पर बमों से हमला किया है। इससे आईडीएफ में हाहाकार मच गया। हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य रणनीति से आईडीएफ को पछाड़ने के भी दावे किए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि 22 साल के कैप्टन इतन इत्जाक ऑस्टर की बुधवार को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में मौत हो गई है। हालांकि आईडीएफ ने इस पर अधिक जानकारी नहीं दी। इजरायली सेना ने इसके बाद बयान दिया कि लेबनान में युद्ध अभियानों में मारे गए जवानों की संख्या 8 हो गई है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी लड़ाई में इजराइल के लिए यह बुरी खबर इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले ईरान ने घंटे भर में 200 मिसाइल दागकर इजराइल को दहला दिया था। आईडीएफ ने पहले कहा था कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के साथ उनके सैनिकों की भीषण मुठभेड़ हो रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी सीमावर्ती गांव के निकट इजरायली सेना को विस्फोट उपकरण से निशाना बनाया। इस हमले के लिए इजरायली सेना तैयार नहीं थी और इससे उनमें अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने आईडीएफ को चौंका दिया है। आतंकवादी समूह ने इजरायली सेना को पछाड़ने का दावा करते हुए कहा, हमने इजरायली सेना की यारून गांव में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने जो है कहा था कि उसने इजरायली सैनिकों को उत्तर पूर्व में सीमावर्ती गांव अदयसेह में घुसने के प्रयास को विफल कर दिया था। तकरीबन 18 साल बाद ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह और इजराइल लेबनान के धरती पर आमने सामने हैं। 2006 के संग्राम में इजराइल और हिजबुल्लाह ने अपनी जीत के दावे किए थे। इजराइल ने हालांकि यह ज़रूर कबूला था कि 2006 में वह हिजबुल्लाह को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई और बिना रणनीति के युद्ध लड़ने का फैसला गलत साबित हुआ। इसलिए इस बार इजराइल ने पहले हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ और कमांडरों को मार डाला। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक में कई लड़ाकों को अपंग कर दिया।
इसके अलावा साउथ लेबनान में कई घरों को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह के हथियारों और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराने के बाद एक और बड़ा शिकार बनाया है। इजरायली रक्षा बलों IDF ने लेबनानी शिया आंदोलन हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर नबील कॉक को ढेर कर दिया। IDF ने अपने बयान में कहा कि शनिवार को इजराइल की सेना ने आतंकवादी नबील कॉल को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर और केंद्रीय परिषद का सदस्य था। बयान में कहा गया कि कॉक आंदोलन के शीर्ष कमांडरों के करीब था। वह इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ हिजबुल्लाह के अभियान को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। कॉक 1980 के दशक से हिजबुल्लाह का सीनियर सदस्य था। इससे पहले वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर के रूप में काम कर चुका था। अमेरिका में 2020 में उसके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी। वहीं IDF ने कहा है कि ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले आतंकवादी तत्वों के खिलाफ किया गया है। हिजबुल्लाह ने फिलहाल IDF के दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाल के सप्ताह में इसराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के कई सीनियर कमांडर मारे गए हैं। शुक्रवार को बेरूत में समूह का प्रमुख नेता हसन नसरल्लाह भी मारा गया था। लेबनान के विभिन्न हिस्सों में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कर मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल दागना जारी रखा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को रोक दिया गया या वे खुले क्षेत्रों में गिर गए। ईरान ने शनिवार को घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक प्रमुख जनरल की भी बेरूत हमले में मौत हुई, जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह मारा गया। जनरल अब्बास नीलफोरुशान की हत्या ईरान के लिए बड़ी क्षति है, जबकि गाजा पट्टी में लगभग एक साल से चल रहा इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष बनने की कगार पर है। उसकी मौत से ईरान पर जवाबी कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है। हालांकि तेहरान ने हाल के महीनों में संकेत दिया है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंधों के संबंध में पश्चिम के साथ बातचीत करना चाहता है। ये जो वहाँ के ईरान का नया राष्ट्रपति है, उसने इस तरह की बात दोहराई है। हालांकि वहाँ के सर्वोच्च लीडर खमनेई ने जो है इस पर कोई खास बयान या दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करते हुए लोगों को संबोधित किया। वे 5 सालों में पहली बार जुमे की नमाज अदा करके सार्वजनिक रूप से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरब के मुसलमान देशों को ईरान का साथ देना चाहिए और मुस्लिम देशों का एक ही दुश्मन है और उसे मिलकर हराना होगा। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान की ओर से दागी गई इजराइल पर मिसाइलों को लेकर भी खमेनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले को कानूनी और वैध बताया। उन्होंने कहा, कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का अभियान पूरी तरह से कानूनी और वैध था। अपने संबोधन में आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि हम इजराइल को जवाब देने में ना तो देरी करेंगे और ना ही जल्दबाजी। खमेनी जब ईरान के लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उनके पास एक राइफल भी रखी हुई थी। उनका यह उपदेश ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों के कुछ दिन बाद आया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला कर दिया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था। इजराइल ने हमास पर गाजा पट्टी में ज़बरदस्त पलटवार किया और उसके बाद लेबनान में भी हिजबुल्लाह को निशाने पर रखा। इसी दौरान हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी मारा गया, जिसके बाद ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने लेबनान और फिलिस्तीन के लड़ाकों से कहा कि खून खराबे से आपकी ताकत कम नहीं होनी चाहिए। इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। इजराइल के हालिया व्यवहार से गुस्सा बढ़ रहा है और प्रतिरोध की मंशा मजबूत हो रही है। इजराइल हत्याओं और नागरिक हत्याओं के जरिए जीतने का दिखावा कर रहा है। खामेनी ने अमेरिका पर भी निशाना साधा और कहा कि इजराइल की सुरक्षा को बनाए रखने पर अमेरिका का ध्यान क्षेत्र के संसाधनों को जब्त करने की उसकी नीति को छिपाने के लिए है। इस बीच इजराइल का लेबनान में हमला जारी है। बुधवार देर रात मध्य बेरूत की एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों को हिजबुल्लाह का सदस्य बताया गया है। इजराइल सितंबर के अंत से ही लेबनान के उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है जहां उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति है, लेकिन राजधानी बेरूत के मध्य क्षेत्र को शायद ही कभी निशाना बनाया गया हो। बुधवार देर रात हुए हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिसमें मध्य बेरूत में एक इमारत को निशाना बनाया गया। ये इमारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह की नागरिक सुरक्षा इकाई ने कहा कि उसके 7 सदस्य मारे गए हैं। यह हमला दक्षिणी लेबनान में जो है
हिजबुल्लाह के साथ झड़प में कम से कम 8 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद हुआ है। ईरान और फिलिस्तीन के संबंधों की कहानी जटिल और ऐतिहासिक है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी दें। ईरान और फिलिस्तीन के संबंधों की कहानी जटिल और ऐतिहासिक है, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक पहलू शामिल हैं। ईरान एक प्रमुख शिया मुस्लिम देश है, जबकि फिलिस्तीन में अधिकांश जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। इस धार्मिक विभाजन के बावजूद ईरानों ने दशकों से फिलिस्तीन के संघर्ष में सक्रिय रूप से समर्थन किया है। इस समर्थन के पीछे मुख्य कारण इस्लामिक क्रांति, ज़ियानिवाद का विरोध, पश्चिमी शक्तियों का विरोध और एकता के रूप में मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने की आकांक्षा है। फिलिस्तीन और ईरान के बीच दोस्ती को समझने से पहले शिया और सुन्नी को आपको समझना ही होगा। तो अब हम अगले सेगमेंट में आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर शिया और सुन्नी का मसला क्या है। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। यह विभाजन इस्लाम की शुरुआती राजनीतिक और धार्मिक घटनाओं पर आधारित है और समय के साथ ये दोनों संप्रदायों के बीच गहरे मतभेद और विवाद का कारण बना है। इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदायों के बीच विभाजन की जड़ें पैगंबर की मृत्यु के बाद के समय से है। पैगंबर की मौत के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि उनके बाद इस्लामिक समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा। इस मुद्दे पर सहमति न होने के कारण ही शिया और सुन्नी संप्रदायों का जन्म हुआ। सुन्नी मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी का चयन मुस्लिम समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से किया जाना था। उन्होंने पैगंबर के साथ ही अबू बकर को पहला खलीफा, राजनीतिक और धार्मिक नेता चुना। सुन्नियों का मानना है कि पहला खलीफा अबू बकर से लेकर अन्य खलीफाओं को इस्लामिक समुदाय ने अपने चयन के माध्यम से चुना। उनके लिए राजनीतिक नेतृत्व का चयन इस्लामिक समाज की सहमति पर आधारित था। सुन्नी शब्द जो है वो अहले सुन्नत से आया है, जिसका मतलब पैगंबर की रीति नीति का अनुसरण करने वाले हैं। सुन्नी मुसलमान इस्लामिक कानून और परंपराओं का पालन करते हैं जो कुरान और हदीस, पैगंबर की बातें और क्रियाएं पर आधारित है। शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके परिवार के सदस्य को नेतृत्व करना चाहिए था। विशेष रूप से वे मानते हैं कि पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली को पहला खलीफा बनना चाहिए था। शिया इस्लाम में इमाम जो धार्मिक नेता होता है केवल पैगंबर के परिवार से चुने जाने चाहिए। शिया मानते हैं कि ये इमाम अल्लाह द्वारा चुने गए होते हैं और वे इस्लाम के सच्चे मार्गदर्शक हैं। अली को पहला इमाम माना जाता है और उनके वंशजों को इमामत की परंपरा जारी रखने वाला माना गया है। शिया शब्द शिया अली से निकला है, जिसका अर्थ है अली के समर्थक। वे अली और उनके वंशजों को पैगंबर के सच्चे उत्तराधिकारी मानते हैं। सुन्नी इस्लाम में कोई केंद्रीय धार्मिक नेतृत्व नहीं है। खलीफाओं और उलेमा और धार्मिक विद्वानों का महत्व है, लेकिन कोई व्यक्ति धार्मिक अधिकार का केंद्र नहीं होता। शिया इस्लाम में इमामत को महत्वपूर्ण माना जाता है। इमाम न केवल धार्मिक नेता होता है, बल्कि वह आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक भी होता है। शिया इमामों को जो है गॉड से विशेष ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होने का विश्वास रखता है। सुन्नी मुसलमान पांचों स्तंभों इमाम, नमाज, रोजा, ज़कात, हज का पालन करता है, जो सभी मुसलमानों के लिए समान है। शिया मुसलमान भी इन्हीं 5 स्तंभों का पालन करता है, लेकिन वो कुछ अन्य प्रथाओं का पालन करता है, जैसे कि आशूरा का त्योहार, करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन अली के बेटे की शहादत को भी मनाता है। करबला की लड़ाई 680 ईस्वी शिया समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन को यजीद की सेना द्वारा शहीद किया गया था। यह घटना शिया इस्लाम के लिए एक धार्मिक और भावनात्मक प्रतीक बन गई है। सुन्नी भी इस घटना को महत्व देते हैं, लेकिन उनके लिए धार्मिक रूप से उतना केंद्र में नहीं है जितना कि शिया समुदाय के लिए। सुन्नी मुसलमानों के लिए हदीस की संग्रहणीय पुस्तकें जैसे सलीह बुखारी और सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम महत्वपूर्ण है। शिया मुसलमानों के लिए भी हदीस महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अपनी विशिष्ट हदीस की पुस्तकों का पालन करते हैं, जो उनके इमामों की परंपरा और शिक्षाओं पर आधारित है। अब शिया और सुन्नी के बीच विवाद के मुख्य कारण को देखते हैं। पहला तो आ जाता है राजनीतिक प्रभुत्व। इस्लामिक इतिहास में कई बार शिया और सुन्नी शासकों के बीच संघर्ष हुआ है, खासकर
मध्य पूर्व में ईरान, शिया और सऊदी अरब सुन्नी जैसे देशों के बीच प्रभावशाली क्षेत्रीय प्रभुत्व के कारण शिया सुन्नी विवाद गहराता गया है। धार्मिक नेतृत्व के सवाल पर भी जो है विवाद दोनों के बीच है। शिया इमामत की मान्यता पर जोर देता है, जबकि सुन्नी खलीफाओं की परंपरा को अधिक महत्व देता है। वहीं आस्था और धार्मिक परंपराएं जो हैं वो भी अलग हैं। विशेष रूप से आशूरा का शोक, करबला का महत्व और इमामों की स्थिति को लेकर मतभेद बने रहते हैं। आधुनिक समय में अगर विवाद की बात आप करें तो कई देशों के राजनीतिक संघर्षों में भी ये दिखता है। ईरान और सऊदी अरब जैसे देश शिया सुन्नी विभाजन के प्रतीक बन गए हैं और यह संघर्ष सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में भी दिखता है। शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच मतभेद ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के सवाल पर आधारित है। ये मतभेद केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी है। हालांकि इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं में दोनों संप्रदायों में समानता है, लेकिन नेतृत्व, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में अंतर ने दोनों को अलग अलग पहचान दी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के संबंध पश्चिमी देशों और इजराइल के साथ अच्छे थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रवा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका और इजराइल के करीब थे। फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के प्रति उनकी नीति उदासीन थी, परंतु ईरान की इस्लामिक क्रांति ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन घोषित किया और फिलिस्तीन के स्वतंत्रता के संघर्ष को धर्म का कर्तव्य बताया। यह क्रांति शिया विचारधारा से प्रेरित थी, लेकिन खुमैनी ने फिलिस्तीनी संघर्ष को शिया सुन्नी विभाजन से ऊपर रखा। उसके लिए इजराइल का विरोध और फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति इस्लामिक एकता का प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं जायोनीवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध की। ईरान का फिलिस्तीन को समर्थन जायोनीवाद के विरोध का हिस्सा है। ईरान इजराइल को एक अवैध और उपनिवेशवादी देश मानता है, जो पश्चिमी शक्तियों खासकर अमेरिका के समर्थन से फल फूल रहा है। ईरान के लिए इजराइल के साथ संघर्ष सिर्फ एक भौगोलिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक वैचारिक संघर्ष भी है जो पश्चिम प्रभुत्व और संप्रदायवाद के खिलाफ है। इसलिए ईरान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है जो उनकी नज़र में इस्लाम और मध्य पूर्व की संप्रभुता के लिए खतरा है। जानीवाद यहूदी लोगों के लिए एक राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य यहूदी लोगों के लिए उनके ऐतिहासिक मातृभूमि फिलिस्तीन, वर्तमान में इजराइल में एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की स्थापना और संरक्षण था। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में हुआ, जब यहूदी लोग नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। थियोडोर हर्टजल को आधुनिक जायोनीवाद का संस्थापक माना जाता है। 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ जायोनीवाद का मुख्य लक्ष्य या कहें तो प्रमुख लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन यह आंदोलन आज भी जारी है, जो यहूदी राष्ट्र के संरक्षण और विस्तार पर केंद्रित है। ईरान ने फिलिस्तीन के कई संगठनों, खासकर हमास को समर्थन दिया है। हमास एक सुन्नी संगठन है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और इजराइल का विरोध है, जो इसे ईरान के साथ जोड़ता है। इसके साथ लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का शिया संगठन, जो ईरान का करीबी सहयोगी है, उसने भी इजराइल के खिलाफ संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं कि ईरान शिया व सुन्नी के धार्मिक विभाजन को अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों के तहत सीमित कर देता है। ईरान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जो है वो इस्लामी दुनिया में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को प्रतिस्थापित करने का प्रयास भी है। ईरान खुद को पूरे इस्लामी जगत का नेता मानता है और फिलिस्तीन का समर्थन इस्लामिक एकता को बढ़ावा देने का एक साधन है। फिलिस्तीन मुद्दा पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए भावनात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है, इसलिए दुनिया में इजराइल विरोधी रुख को अपनाकर ईरान ने कई मुसलमानों के दिलों में जगह बनाई है, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। यह नीति ईरान को पूरे इस्लामी जगत में वैधता प्रदान करती है और उसे क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करती है। हालांकि ईरान और फिलिस्तीनी नेतृत्व के बीच संबंध हमेशा से समान नहीं रहे। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यासिर अराफात जैसे नेता कभी ईरान के इस्लामी क्रांति के बाद इस्लामिक क्रांति के बाद जो है समय के साथ मतभेद उत्पन्न हुए और फिलिस्तीनी नेतृत्व ने कभी कभी ईरान के बढ़ते प्रभाव से दूरी बनाने की कोशिश की।
है, विशेषकर जब अरब देशों और पश्चिमी देशों के बीच शांति प्रक्रिया की दिशा में वार्ता चल रही थी। लेकिन हमास जैसे संगठन जो फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी में अधिक प्रभावी है, वे ईरान के समर्थन पर निर्भर रहते हैं। ईरान का फ़लस्तीन के प्रति समर्थन आज भी जारी है, लेकिन ये क्षेत्रीय संघर्षों और भू राजनीतिक समीकरणों से प्रभावित होता रहता है। सीरिया, यमन और इराक में ईरान की भागीदारी ने इसे और अधिक विवादास्पद बना दिया है। कुछ अरब देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो ईरान के प्रतिद्वंदी हैं, वो इजराइल के साथ संबंध सुधार रहे हैं, जिससे फिलिस्तीन के मुद्दे पर विभाजन और बढ़ रहा है। इसके बावजूद ईरान फिलिस्तीन अपने रणनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है। ईरान फिलिस्तीन को और इसके लिए समर्थन जारी रखे हुए है। तो ये खबर जो थी आपको हमने काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की कि आखिर इजराइल और ईरान के बाद जो है आप रिश्ते, इनके बीच रिश्ते कैसे पहले थे, कैसे वर्तमान परिदृश्य में हो गए हैं और किस तरह से इन दोनों के बीच विवाद जो है वो बढ़ता गया और अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। अक्सर कहा जाता है कि कुछ भी बनाना महंगा होता है, लेकिन उसे बिगाड़ना बहुत आसान। लेकिन युद्ध के मैदान में यह कहावत गलत साबित हो रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला बोल दिया। उन मिसाइलों से बचाव के लिए इजराइल ने जहां आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, वहीं अमेरिका और जॉर्डन ने भी इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल पर गिरने से पहले ही हवा में ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस रक्षा प्रणाली में इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 1991 में हुए खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका को भी कुछ इसी तरह से मिसाइल हमलों को रोकने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल से हमला करने से ज़्यादा खर्चीला उन मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर ध्वस्त करना है। 1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका को स्कड मिसाइलों से बचाव करने के लिए बहुत महंगा पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसमें काफ़ी खर्चा आया था। इसी तरह इजराइल को भी एक दिन के ईरानी आक्रमण को नाकाम करने में भारी भरकम खर्च करने पड़े। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को ईरान की तरफ से दागी गई करीब 200 मिसाइलों में से अधिकांश को इजराइल ने और 12 मिसाइलों को अमेरिकी युद्धपोत ने जो है मार गिराया। यानी इन दोनों देशों ने मिलकर ईरान के करीब सभी 200 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए थे। इनमें हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार रखने वाली फतह 1 मिसाइलें भी शामिल थी। लेकिन ऐसी कितनी मिसाइलें इस हमले में ईरान ने इस्तेमाल की थी, इसका सही लेखा जोखा नहीं पता चल सका है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान को एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में कुल $10 लाख खर्च करने पड़े हैं। इस तरह उसे कुल 200 मिसाइलों के निर्माण पर $20 करोड़ का खर्च आया होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी तरफ इजराइल ने इन मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए आयरन डोम से लेकर डेविड स्लिंग जैसे मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। एक एरो इंटरसेप्टर बनाने में करीब $20 लाख का खर्च आता है। इस तरह अगर इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए 180 जो है एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, तो उस पर कुल $45 करोड़ का खर्च आया है, जो ईरान के हमलावर ड्रोन पर आए खर्च से जो है दोगुने से भी ज्यादा है। साफ है कि एक दिन के इजराइल ईरान युद्ध में दोनों तरफ से करीब $5,457.53 करोड़ रुपए, मतलब $65 करोड़ खर्च सिर्फ मिसाइल दागने और मिसाइलों को नष्ट करने पर हुए। ईरान ने ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था जिसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद सालाना $35 अरब का तेल निर्यात करने में कामयाब रहा है। इस लिहाज से इस मिसाइल हमले पर आया कुल खर्च उसकी 2 दिनों की तेल की कमाई के बराबर है। दूसरी तरफ इजराइल पर यह खर्च भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसे हमास और हिजबुल्लाह से भी लड़ना पड़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार इजराइल की प्रति व्यक्ति जीडीपी ईरान की तुलना में दुगुनी से भी अधिक है। 2022 में ईरान की प्रति व्यक्ति जीडीपी $20,000 थी, जबकि इजराइल की प्रति व्यक्ति जीडीपी $50,000। हालांकि इजराइल 1 करोड़ लोगों का देश है, जबकि ईरान में 9 करोड़ लोग रहते हैं।
इजरायली एरो इंटरसेप्टर खरीद के लिए अधिकांश पैसा अमेरिका से आया है, जिसने अब तक इस परियोजना में लगभग 4 अरब डॉलर का निवेश किया है। बता दें कि जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, तब से अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने कुल 14.1 अरब डॉलर की रकम इजराइल के लिए पास की है। इजराइल इन दोनों गाजा, लेबनान और ईरान के 7 अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच हवाई दूरी 1700 किलोमीटर की है। लंदन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार इजराइल ईरान युद्ध एक तरफा नहीं होगा। ईरान ने आधुनिक मिसाइलों से जैसे हमला किया है, वो उसकी ताकत का संकेत है। संभव है कि युद्ध के हालात में ईरान इजराइल को बड़ी टक्कर दे। ईरान के पास लंबी दूर तक मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं, जो उसने इजराइल से युद्ध के हालात में निपटने को तैयार की हैं। इजराइल को ध्यान में रखकर ईरान ने हथियार बनाए हैं। इसके अलावा मिसाइल हमले से निपटने के लिए ईरान के पास 15,000 एयर डिफेंस सिस्टम है। एरो 3 सिस्टम से ईरान ने अपनी सीमा को अभेद बना रखा है। इजराइल आधुनिक आयरन डोम सिस्टम से लैस है। इजराइल का दावा है कि उसका आयरन 90% मिसाइल हमलों को निष्क्रिय कर सकता है। रडार की मदद से दुश्मन के मिसाइल की टो लेने के बाद उसे निष्क्रिय कर देता है। मिसाइल को रोकने के लिए यह सिस्टम एक साथ 20 से अधिक हमले कर सकता है। इजराइल अपनी सैन्य ताकत के लिए जाना जाता है। इजराइल का रक्षा बजट 30.5 अरब डॉलर का है। उसके पास 1,69,500 सैनिक हैं। इसके अलावा आपात और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए 4,65,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। इजराइल की वायु शक्ति पर अगर नजर डाले, गौर फरमाएं तो फाइटर जेट 348 है, FI 16,196, F-15 83, F-35 जो है वो 30, हेलीकॉप्टर 142, अपाचे हेलीकॉप्टर 43 है। थल शक्ति की बात करें तो टैंक 2200 और तोप 530 है। नौसेना की शक्ति की बात करें तो युद्धपोत निगरानी तंत्र 49 और पनडुब्बी 5 है। वहीं ईरान की बात करें तो इजराइल के सामने इसका रक्षा बजट सिर्फ 6.85 अरब डॉलर का है। हालांकि सैनिकों की संख्या में इजराइल से काफ़ी आगे है। ईरान के पास कुल 6,10,000 सैनिक हैं। इसके पास 1,90,000 रिजर्व सैनिक है। फाइटर जेट 551 है। मिसाइलें 3500 हैं और S-300 मिसाइल रूस से खरीदा है। टैंक 1500, तोप 253, ड्रोन 1800, 19 से 27 पनडुब्बी, 32 युद्धपोत और 350 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। 350 बैलिस्टिक मिसाइल में अगर 200 इस्तेमाल हो गए तो 150 ही बचते हैं। अगर ये आंकड़े जो है वो सही पहुंचाए गए होंगे तो ईरान के द्वारा। अब हम इसी ईरान और इजराइल से जुड़ी एक खबर में आगे बढ़ते हुए जो है आपको बता दें कि दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। नाम है आयरन डोम। उसके साथ एरो 2 और एरो 3, लेकिन ये सब मिलकर भी ईरान की एक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में ईरान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसने आयरन डोम को भी पंक्चर कर दिया। इस मिसाइल की गति 17,900 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है। इसे ईरान से लॉन्च किया जाए तो यह तेल अवीव तक मात्र 400 सेकंड में पहुंच जाएगी, यानी करीब 6.5 मिनट में। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम है फतेह। इजराइल ने इसे ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन गिराना थोड़ा मुश्किल है। अप्रैल में भी हुए हमले में जिन मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम नहीं रोक पाया था, वो 7 मिसाइलें फतेह ही थी। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हुती ये सब मिलकर अलग अलग शहर में मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले करते हैं। एक साथ जब कई दिशाओं से हमला किया जाता है तब एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। फतेह मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसमें 350 से 450 किलोग्राम का वॉरहेड लगा रहता है। सॉलिड फ्यूल इंजन से उड़ान भरती है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। गति 16,052 किलोमीटर प्रति घंटा से 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी खास बात है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी। इसे किसी भी दिशा में कभी भी मोड़ सकते हैं। ये रडार में आसानी से नजर नहीं आती। इजराइल पर पहले शाहिद ड्रोन और रॉकेट से हमला किया जाता है। ये पहला शॉक वेव है। इसके बाद कुछ देर बाद सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। ये दूसरा वेव है। फिर फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल और अनबैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ये अंतिम हमला होता है। इजरायली आयरन डोम ने इस हमले को रोकने के लिए जरूरी प्रयास किए। वहीं हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन का भी इजराइल ने काम तमाम कर दिया।
समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक IDF ने बेरूत के तहिए उपनगर में हाशिम सफीदीन को मार गिराया है। हालांकि अब तक हाशिम की मौत पर हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने जो है वो देखने को नहीं मिला है। इस बीच जो एक बात आई है कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए ड्रोन हमलों को भारत आतंकी हमला मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल को जवाबी हमले करने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों में ध्यान में रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि दो देशों की लड़ाई में वहां के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विदेश मंत्री ने ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों से पहले कहा था, हम 7 अक्टूबर के हमलों को आतंकी हमला मानते हैं। हम यह मानते हैं कि इजराइल के द्वारा जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत थी। हालांकि किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना चाहिए। नागरिकों को किसी भी तरह के नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सावधान रहना चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि मुश्किल समय में संचार के महत्व को मत समझना चाहिए। अगर कुछ बातें कही जानी हैं, आगे बढ़ाई जानी हैं, तो वापस भेजी जानी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी योगदान हैं जो हम कर सकते हैं। हम इस दिशा में काम करते हैं। तो ये थी आज की खबरों में ईरान और इजराइल की खबर। हालांकि इस बीच एक और अहम खबर है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जो है 3 भारतीय नौसैनिक जहाज ईरान में पहुंच गए हैं। फारस की खाड़ी में एक ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसैनिक जहाज मंगलवार को ईरान के अब्बास बंदरगाह पर पहुंचे। भारतीय जवानों का स्वागत करने के लिए वहां पर ईरानी नौसेना का जहाज चिरेह मौजूद था। भारत की तरफ से इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने के लिए ICGS वीरा, INS शार्दुल और INS तीर ईरान पहुंचे। भारतीय नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना है। इससे पहले इसी साल फरवरी में ईरानी नौसेना के जहाज डेना ने भारत के नौसेना के साथ मिलन समारोह में हिस्सा लिया था, जबकि मार्च में ईरान के ट्रेनिंग नौसैनिक जहाज भी भारत आए थे। भारतीय नौसैनिक जहाज़ों की तैनाती का समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यह ऐसे समय हुई है जब इसराइल और ईरान के बीच में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान के हवाई हमलों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इस मिसाइल हमले का ईरान जल्दी ही ईरान को जो है भुगतान करना होगा। इजराइल का ईरान से जारी संघर्ष के बीच भारत का अपने नौसैनिक जहाज़ों को ईरान में भेजना भारत की विदेश नीति की जटिलताओं को प्रदर्शित करता है। भारतीय नौसैनिक अधिकारी ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि इजराइल और ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। भारत को दोनों ही देशों के लिए अपने संबंधों में सावधानी बरतनी होगी और एक रणनीतिक संतुलन स्थापित करना होगा। एक तरफ जहां भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का समर्थन करता है, तो वहीं ईरान के साथ उसके महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्षा संबंध भी हैं। बढ़ते तनाव के बीच भारत का ईरान में अपने जहाज़ों को भेजना यह दिखाता है कि भारत तनाव के बीच में भी क्षेत्र के लिए शांति और एकता चाहता है। ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारतीय PM नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू को फोन करके संयम बरतने के लिए कहा है। उन्होंने इस पूरे संघर्ष का हल बातचीत के जरिए और राजनयिक ढंग से निकालने के लिए कहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान को लेकर भारत की यह चिंता जायज भी है, क्योंकि इजरायली हमले में तबाह हुआ ईरान भारत के हित में नहीं है। भारत की विदेश नीति में ईरान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं और ईरान भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक दोस्त की भूमिका भी निभाता है। ईरान के चाबार पोर्ट से लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें भारत की भूमिका है। वहीं इजराइल भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दोस्त और व्यापारिक साझेदार है। इसलिए भारत कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर हमला हो और ईरान तहस नहस हो जाए। ईरान के साथ भारत का सबसे बड़ा खेल कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है। अगर इजराइल और ईरान के बीच में एक फुल स्केल वॉर होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा, जो कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच के जंग के बीच ईरान के पेट्रोलियम क्षेत्रों पर इजरायली हमले की केवल योजना की बात सुनकर भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों की आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है और अगर ईरान पर हमला होता है तो उसके पेट्रोलियम क्षेत्र तबाह होते हैं, तो भारत को आयात निर्यात में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भले ही भारत US के प्रतिबंधों के कारण ईरान से ज़्यादा मात्रा में तेल नहीं खरीदता, लेकिन इससे वहाँ से निकलने वाले भारतीय व्यापारिक जहाज़ों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को रूसी कच्चे तेल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है।
ये थी खबर इजराइल, ईरान, हमास, हूती और हिजबुल्ला, अमेरिका, भारत से जुड़ी हुई, एक दूसरे के परस्पर सहयोग और विरोध से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय खबरों और मसलों का सटीक और विस्तृत विश्लेषण जो हमने आपको यहाँ पर दिया, और उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं देश और दुनिया की अलग दूसरी खबरों की ओर, खासकर अब बढ़ते हैं देश और कई एक राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर, और मैं हूँ उत्कर्ष कुमार आपके साथ। बाकी खबरें जो हैं वो हमारे दूसरे स्पेशल बुलेटिन में डालने की कोशिश मैं करूंगा। ये बुलेटिन 1 घंटे का हो गया है, तो अगला बुलेटिन भी जो है इस बुलेटिन के आधे घंटे के अंदर आ जाएगा, उसे ज़रूर देखें। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल और जुड़े रहें न्यूज़ ट्रायल भारत के साथ। न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर में उत्कर्ष कुमार। आज एक और सुपर स्पेशल बुलेटिन दिया जाएगा 1 घंटे का, जिसमें देश और राज्यों की बाकी बड़ी खबरें होंगी। ये जो बुलेटिन है ये खासकर आप समझे कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर केंद्रित था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं उत्कर्ष कुमार आपसे लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल